हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ग्रेविटेशनल चैप्टर को, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। और उस फोर्स के लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, बॉडी दूर दूर हो, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट में हो, तो दोनों केस में वो फोर्स लगता है। चलिए आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। लेट मेरे पास दो बॉडी हैं, एक इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास कितना है m2, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, d है। क्लियर है बात आपको। तो इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब ये वाली बॉडी इसकी तरफ खींचेगी और ये वाली बॉडी उसकी तरफ खींचेगी। क्लियर है। और कितने फोर्स से खींचेगी उसकी वैल्यू कितनी है, g m1 m2 बाय d स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको। और इसी फोर्स को आपने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की करैक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होंगी कि ये कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है, मतलब इन बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, तब भी ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है। अगर ये कॉन्टैक्ट में होती तो भी लगता ही है। क्लियर हो रही है बात। नंबर 2, ये कैसे नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। नंबर 3, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पर मीडियम कैसा है, यहाँ पर एयर है कि पानी है, ये फोर्स क्या लगता रहेगा, सेम लगता रहेगा। ठीक है। अब कुछ और बातें गौर करो कि जो ये फोर्स है वो इन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आके ना, और इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो बेटा, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। क्लियर है। और अगर मैं कहूँ कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है, मास वाली चीज़, तो ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। अभी देखो, मान लो दो बॉडीज़ हैं m1 और ये है m2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है। अब आपने क्या किया, इनको दूर दूर सेपरेट कर दिया। लेट इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d हो गई। क्लियर है बात आपको। इस केस में फोर्स F लग रहा था, इस केस में फोर्स F डैश लग रहा है। बताइए F डैश F का कितने गुना है, कम होगा ज़्यादा होगा, वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि F कितना होता, g m1 m2 बाई d स्क्वेयर। क्लियर है बात। और F डैश कितना होगा, g m1 m2 बाई 2d स्क्वेयर। क्लियर है बात, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई है। तो अगर मैं इसको खोलूँगा बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 4d स्क्वेयर। अब नोटिस करो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ F है, तो F डैश कितना हो गया, 1/4 हो गया किसका बेटा, इस F का। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात। ठीक है। ये G क्या था बेटा, G था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस G की वैल्यू कितनी थी, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात आपको। इधर की तरफ मैंने कुछ डाटा लिखा है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एग्जाम में मिलेगा। G की वैल्यू लिखी है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून लिखी है। ठीक है। ये आपको डाटा मिलेगा। इनको अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना आपको। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्री फॉल को। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। ओके। देखो, ये एक अर्थ है और ये अर्थ की क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है बेटा। मान लो एक स्टोन, आप अर्थ के ऊपर आप कहीं खड़े हो, यहाँ पर है ना, ठीक है, और आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया। क्लियर है। ये स्टोन आपका, ये आपके हाथ में था। ठीक है। जैसे अभी मैं अर्थ पे खड़ा हूँ और मैंने स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया। ठीक है। अब ये हाइट देखो h है, h। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ तो होती है 6400 किलोमीटर, ये याद रखना, 6400 किलोमीटर। और ये पत्थर अगर जैसे मैं अब गिरा रहा हूँ तो ये मुश्किल से 1-2 मीटर होगा। तो 1-2 मीटर 6400 किलोमीटर के आगे क्या की जा सकती है, नेगलेक्ट की जा सकती है। क्लियर है बात आपको। तो जो ये h था वो कितना है आपका, मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 2 मीटर 2-3 मीटर होगा। और r क्योंकि बहुत बड़ा है h से, तो h को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है बात आपको। तो h को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो इस स्टोन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल, वो किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में हो सकता है। क्लियर है। तो पहली बॉडी मेरी अर्थ है और दूसरी बॉडी क्या है, मेरी स्टोन है। और मास ऑफ अर्थ को मैं me से डिनोट कर रहा हूँ और मास ऑफ स्टोन को ms से कर रहा हूँ। क्लियर है बात आपको। ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखूँ तो वो कितना होगा, g m ऑफ अर्थ m ऑफ स्टोन एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों की बीच की दूरी का स्क्वायर।
अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखो तो रियलिटी क्या है, r प्लस एच का होल स्क्वायर आना चाहिए, परंतु h r के आगे बहुत छोटा है, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है जी। और जो फोर्स होता है बेटा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के भी बराबर होता है ना? ठीक है, ये फोर्स स्टोन पर भी लग रहा है और अर्थ पे भी लग रहा है, लेकिन मैं अभी फोर्स किसके ऊपर देख रहा हूँ, स्टोन के ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, और स्टोन के ऊपर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के भी बराबर होगा, तो मास ऑफ स्टोन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। और आपने देखा है चैप्टर नंबर 1 में, डेट इज मोशन में, कि जब कोई भी चीज़ ड्रॉप की जाती है तो ए की जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है, हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पर ए को किससे रिप्लेस कर दूँ, जी से रिप्लेस कर दूँ। तो देखिए इस चीज़ को जी MEMS बाय RE स्क्वेयर विल बी इक्वल टू MS इंटू जी। MS से MS कट गया, जी की वैल्यू कितनी आई बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE स्क्वेयर। क्लियर है? नोटिस करें जी की एक कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो इस स्मॉल जी की भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस स्मॉल जी को आप क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बात? कोई भी चीज़ हम छोड़ें तो नीचे धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है, और कितने एक्सेलरेशन से होती है, इतने एक्सेलरेशन से होती है। तो जैसे ही आप इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, देखिए जी की वैल्यू ये रही, मास ऑफ अर्थ ये रहा और रेडियस ऑफ अर्थ ये रहा, इनकी वैल्यू पुट करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने आपको फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से ये बताना चाहा कि कैसे जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, स्टोन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, और फिर वही फोर्स एक्चुअली में जो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के, और ए की जगह कौन ले लेगा, जी, मास ऑफ स्टोन, क्योंकि मैं किसके ऊपर फोर्स देख रहा हूँ, स्टोन के ऊपर देख रहा हूँ, तो ये कट जाएगा एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। क्लियर है बात आपको? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लिया आप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें, आपको पहले चैप्टर में मैंने बताई थी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। लेकिन कोई भी चीज़ अगर फ्रीली फोल्ड की जाए तो ए की जगह कौन ले लेगा, जी ले लेगा। क्लियर है बात आपको? तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, परंतु एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, जैसे मैंने छत से कोई बॉल ड्रॉप कर दी, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी लगेगा। ठीक है, आप देखो जरा ध्यान से, जैसे ही आप ड्रॉप करते हो तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती है नीचे की तरफ आते वक्त, हाँ कि ना? लेकिन अगर आपने ऊपर की तरफ कोई बॉल उछाल दी, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाते जाते बॉल की स्पीड घट जाती है और एक पोजीशन पर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0, रुक जाती है वहाँ पर, और वहाँ से अपने मोशन को क्या करती है, वो उल्टा डायरेक्शन में रिपीट करती है। क्लियर है बात? तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो आप वैल्यू कितनी लेंगे, -g, मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है? देखो बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। अल्टीमेटली आप एक बात बताओ, अगर आप ऐसे जाओगे और आपके ऊपर ऐसे फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आपकी स्पीड कम नहीं होगी? तो बॉल ऊपर जा रही थी और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, तो इसकी ऊपर तो जाएगी लेकिन स्पीड लगातार क्या होगी, कम, और एक पॉइंट पर जाकर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत 0 हो जाए, वो 5 एकदम 0 नहीं होगा, 5 के बाद 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और फिर 0 होगा। क्लियर है बात आपको? तो जब ऊपर जाएंगे तो -g लेंगे और जब नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, +g। क्लियर है बात आपको? तो यहाँ पर मैं कन्वेंशन के लिए प्लस माइनस इकट्ठे दिखा देता हूँ। क्लियर है बात? प्लस कब आएगा, नीचे, और माइनस कब आएगा, जब आप कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर। अभी देखिए एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपके पीटी में, उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक बॉल थी, उसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला था। ठीक है, और मैंने पूछा था कि बताइए कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी। ठीक है बेटा, अब आप देखो, आपको ये बात पता है कि मैक्सिमम हाइट जहाँ होगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ए का काम कौन करेगा, आपका जी करेगा, है ना? लेकिन प्लस करेगा कि माइनस, -g करेगा। क्लियर हो रही है बात आपको? वेरी गुड।
तो अब आप देखो आपके पास u है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और a है, और आपको ये डिस्टेंस दैट इज h निकालनी है। तो बेटा ध्यान से देखो ये तीसरे वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v आपके पास, u आपके पास और a की वैल्यू भी आपके पास, तो s आपके पास आ जाएगी, हाँ के ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वी स्क्वायर दैट विल बी 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर, क्लियर है बात आपको, इंटू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, एस क्या है वो h ही है, क्लियर है बात। अच्छा जी बेटा देखो ध्यान से g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परंतु कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको कितनी ले लेते हैं 10 के बराबर ले लेते हैं, नियर बाय 10 ही तो है, क्लियर है। आपको क्वेश्चन में दिया पाएगा आप 10 ले लो, ठीक है, मैंने भी आपको क्वेश्चन में पक्का दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं g की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 10 पुट कर दूंगा, ठीक है जी। माइनस को एज इट इज रखिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू माइनस 20 इंटू एस, माइनस से माइनस कट गया, ये 20 नीचे आएगा, तो 100 बाई 20 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो ये बॉल कितना ऊपर जाएगी 5 मीटर ऊपर जाएगी बेटा, क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है जी। अब निकालना है टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, पहले आप देखो कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास v है, आपके पास u है और आपके पास a है। तो क्या देखो पहली इक्वेशन में टाइम है और दूसरी इक्वेशन में टाइम है, तो पहली इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, v भी है, u भी है, a भी है, तो t निकल जाएगा। अगर आप दूसरी लगाना चाहो तो दूसरी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास s है आगे ना, अभी अभी आपने निकाल लिया कितना है 5 है, u भी है आपके पास, a भी है, और t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्यों पंगे में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों सॉल्व करते हैं जब सिंपल अपने पास इक्वेशन है। तो ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात। इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन माइनस 10 है इंटू टी, तो इस 10t को जो माइनस साइन के साथ है उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। और तो t कितना आ जाएगा आपके पास 10 बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा मास एंड वेट को, ठीक है, मास एंड वेट। ओके देखो ज़रा ध्यान से, मास क्या होता है, आप अपने आप को वेइंग मशीन पर जाकर तोलिए तो रीडिंग आएगी आपकी 50, मेरी आएगी 70, ठीक है, दैट इज कोरोस्पोंडिंग टू द मास, ठीक है, द अमाउंट कंटेन इन द बॉडी, क्लियर है बात आपको। मास आपका कितना हो गया 50 kg हो गया, मेरा 70 kg हो गया, ठीक है। तो मास होता क्या है, अमाउंट कंटेन इन ए बॉडी, समझ आ रही है बात आपको। वेट क्या होगा बेटा, कि वेट होगा अर्थ के द्वारा अपने ऊपर लगाया गया फोर्स। मान लो मैं 70 kg का हूँ, ठीक है, तो अर्थ मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है 70 इंटू जी, आके ना, तो दिस इज वेट, क्लियर है बात। तो वेट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्लियर है बात। अच्छा, इसकी यूनिट किस में होगी बेटा, केजी में, क्लियर है, यूनिट क्या होगी केजी। और इसकी यूनिट की बात करूं तो 70 इंटू जी, 70 क्या है मास था आपका, ठीक है, तो मास किस में नापेंगे केजी में, और जी की यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट इसकी केजी है और इसकी क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है बात आपको, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती थी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने पूछा सर आपका मास कितना है, मैंने बोल दिया 70 kg, तो आप ये नहीं पूछोगे कि नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, आपका जो डाटा आपको चाहिए था वो आपको एग्जैक्ट मिल गया, आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो अगर मैं वेट पूछूँ, वेट एक वेक्टर क्वान्टिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दी क्या होगी सेंटर होगी, ये बात मैं बता चुका हूँ, इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी टूवर्ड्स दी सेंटर, क्लियर है बात आपको। तो ये 3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। मास क्या है अमाउंट कंटेन इन द बॉडी, एंड जबकि वेट क्या है आपका इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, ठीक है। ये आपकी केजी में नापी जाएगी और इसकी यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर हो रही है बात आपको। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, डेट इज़ वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून, ठीक है। मान लो अगर मेरा मास 70 kg है तो अर्थ के ऊपर मेरा वेट कितना होगा 70 इंटू जी होगा, आके ना, डैट अगर मैं जी को 10 लूँ तो ये कितना हो जाएगा 700 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वेयर, दिस इज वेट ऑफ मी ऑन अर्थ। क्लियर है बात। अब यही पर्सन डेट इज मेरे को अगर आप मून पर छोड़ के आओ, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा कितना वेट होगा वो निकालना है मेरे को। ठीक है, इनिशियली कंडीशन लेते हैं कि ये अर्थ है और ये अर्थ का क्या है मास, और मैं ये खड़ा बेटा तो ये मेरा मास हो जाएगा m। ठीक है, और हमारे बीच जो दूरी होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, जो मेरी हाइट है h उसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात आपको। तो अर्थ पर हमारे बीच में कितना फोर्स है, डेट विल बी इक्वल टू जी एम इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर। क्लियर है बात। अब अगर आप मेरे को मून पर छोड़ कर आओगे तो किसका मास कंसिडर करना पड़ेगा, मून का करना पड़ेगा, और रेडियस भी किसकी कंसिडर करनी पड़ेगी, मून की करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मेरा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास इज नॉट वेरिएबल, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फोर्स ऑन मून कितना लगेगा हमारे ऊपर, मेरे ऊपर जी एम एम ऑफ मून, क्लियर है बात आपको, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, देखो ये दोनों चीज़ें तो कट जाएंगी। क्लियर हो रही है बात आपको। तो F फोर्स ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय द फोर्स ऑन मून कितना होगा, देखिए एम ई बाय आर ई स्क्वेयर, और ये चीज़ पलटी मारकर ऊपर जाएगी, रेडियस ऑफ मून का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून। क्लियर है बात। अब देखो चारों चीज़ आपको दे रखी है मैंने, ये इनको सोल्व करना, आपको ये कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्लियर है बात आपको। फोर्स ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय द फोर्स ऑन मून कितना आएगा, रेशो 6 आएगा। क्लियर है बात। ठीक है, फोर्स ऑन अर्थ कितना लग रहा था मेरे ऊपर, 700 न्यूटन लग रहा था, 700 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा था। ठीक है, तो फोर्स ऑन मून कितना लगेगा, ठीक है, ये इक्वल टू 6 हो गया। तो फोर्स ऑन मून कितना लगेगा बेटा, 700/6, मतलब 6 गुना मेरा वेट कम हो जाएगा किसके ऊपर, मून के ऊपर। क्लियर है बात। तो वेट कैसी क्वांटिटी हुई बेटा, वेरिएबल, यहाँ पर कुछ और है और किसी दूसरी जगह पर कुछ और होगी, लेकिन मास कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो 4 डिफरेंस आपके पास आ गए मास और वेट के बीच में। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, मान लो ये बोर्ड है और मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। समझ आई बात आपको। मान लीजिए ये एक दरवाज़ा है और आप इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, थ्रस्ट और कुछ नहीं है, फोर्स एक दूसरा नाम। क्लियर हो रही है बात आपको। और कितने एरिया पर लगाया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया पर लगाया, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं बेटा। क्लियर है बात। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये दो आपके पैर हैं, क्लियर है, तो जो आपका वेट है वो इन पैरों के थ्रू किस पर जा रहा है, ग्राउंड पर जा रहा है, हाँ के ना। तो अल्टीमेटली अगर आप कहें कि जो पूरा का पूरा आपका वेट है वो इस एरिया के थ्रू होते हुए नीचे जा रहा है, हाँ के ना। अब कल को आप लेट गए तो वेट तो आपका अर्थ पर कांस्टेंट रहेगा। अब जो वेट नीचे अर्थ पर लग रहा है या जो फोर्स जा रहा है नीचे अर्थ पर, तो वो इस एरिया, आपकी बॉडी के एरिया के थ्रू नीचे जा रहा है। तो दोनों केस में इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है बात आपको। तो आपका जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर। अगर फोर्स जितने एरिया पर लग रहा है वो चेंज होगा तो इफेक्ट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एक एग्जांपल देखो, जो आपकी कील होती है बेटा, उसको इस तरीके से बनाया जाता है। क्यों, अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं हैमरिंग करूंगा ऊपर से, मैंने एक फोर्स लगाया, क्लियर है। अब यहाँ पर एरिया क्या कर दिया मैंने, बहुत कम कर दिया। तो एरिया कम कर दिया तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिस चीज़ पर आप इसको गाड़ना चाहते हो वहाँ पर ये इजीली क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। प्रेशर बढ़ गया है। क्लियर है। तो ये है आपका किसका खेल, एरिया का। अब इसी कील को अगर मैं ऐसा बना दूँ, सोचिए जरा, इसी नेल को अगर मैं ऐसा बना दूँ तो क्या इजीली आप इसको पेनिट्रेट कर पाएंगे सरफेस में, कभी नहीं। क्लियर है। तो एरिया के साथ आपका जो इफेक्ट है फोर्स का वो क्या होता है, चेंज होता है। उसी इफेक्ट को हम देख सकते हैं किस नज़रिए से, प्रेशर के नज़रिए से। क्लियर है। तो प्रेशर की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो फोर्स को आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर मैं कहूँ किस में नापते हो, न्यूटन में नापते हो, हाँ के ना।
और न्यूटन। क्लियर है, ये फोर्स की यूनिट हो गई। और एरिया की क्या हो जाएगी बेटा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या यूनिट आएगी, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, या फिर मैं कहूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी बेटा। अपना फीडबैक ज़रूर दे, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।